धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने कल अमन राय जी की कुंडली देखी थी। अगर अमन जी ने कल कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के बिल्कुल देख लीजिएगा श्रमण। और आज की कुंडली लेकर के आया हूं, ये नांदेड़ महाराष्ट्र की कुंडली है। नाम है इनका तुषार। और सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि ये कुंडली वृषभ लग्न से है। शुक्र इसके लग्न के अधिपति होते हैं और ये एक ऐसा लग्न जो स्थिर लग्न कहा जाता है, जिसका मतलब स्थिरता से जीवन में संपूर्ण चीजें प्राप्त हो जाती हैं। शुक्र के बारे में धर्म ग्रंथों में या फिर वेदों में, ऋग्वेद आदि में, इन्हें संपूर्ण धारा के धन का, ऐश्वर्य का, सुख का, भोगों का, प्राणों का और संपत्ति का मालिक माना गया है। ये दोनों नेत्रों के ज्योति के रूप में भी उपस्थित होते हैं। ऐसे तो सूर्य और चंद्रमा को नेत्र का कारक कहा गया है, पर उनमें ज्योति स्वरूप शुक्र ही विराजमान होते हैं। शुक्र का रंग सफेद होता है और ये पंच तारा ग्रहों में एक ऐसे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं जिनको यात्री जब सुबह में जब निकलते हैं तो कई बार इनके ही रोशनी को प्राप्त करके अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। हाँ, इनकी तीव्रता कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है चमकने की। कहने का मतलब यह है, मृत संजीवनी विद्या के प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जो है वो अपना जो धन था वो समस्त राक्षसों को दे दिया था, दानवों को दे दिया था। भगवान शिव की उपासना करके इन्होंने इतनी कठिन और कठोर तपस्या करी थी जो कि आज तक किसी ने नहीं करा था। भगवान शिव के प्रसन्न हो जाने के बाद इन्होंने संपूर्ण जो है वो धन और ऐश्वर्य को मांग लिया था। भगवान नारायण के जब को ये बात पता चली तब उन्होंने किसी तरीके से कैसे कैसे जुगत लगा करके वो देवासुर संग्राम का जो है वो लीला रचा और फिर उसके बाद समस्त दानवों को जो है वो मारा गया, उनका विनष्टीकरण किया गया। परंतु फिर से चूंकि शुक्राचार्य के पास भगवान शिव से प्राप्त मृत संजीवनी विद्या के कारण उन्होंने समस्त असुरों को फिर से जीवित कर दिया था। ये शुक्र जो है वो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के मालिक बनेंगे तो जिन जिन चीजों के कारक होंगे निस्संदेह उसको वो चीज प्राप्त कर ही देते हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शुक्र लग्न के अधिपति होने के साथ साथ छठे भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। छठे भाव के अधिपति होने के कारण वो कई बार इस कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। अब उसके पीछे का कारण ये हो जाता है क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी जो होती है वो जन्म कुंडली के छठे भाव में फंस जाती है। इस वजह से वो कई बार जो है वो बहुत अच्छे परिणाम करते नहीं देखे जाते। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके जिन्होंने ये सवाल भेजा है, जिनके पुत्र हैं ये, वो इस बात को लेकर के चिंता ना करें कि बच्चा क्या प्राप्त करेगा, क्या प्राप्त नहीं करेगा। अगर जातक की कुंडली में सूर्य और बुध का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है, और मुझे पता है कि आपको किसी ने ये बात बताई होगी कि दाम्पत्य कमजोर हो सकता है। वैसे मैं एक बात आपको और भी बता दूं आप सभी लोगों को कि जितना परिणाम सूर्य और बुध का बाकी के अन्य भावों में होता है वो सप्तम भाव में आकर के थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। मतलब उनका उतना अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। व्यापारिक होगा व्यक्ति, निस्संदेह अपने लाभ के लिए किसी का गला काट सकता है, लेकिन धीरे धीरे नहीं काटेगा। मतलब तड़पा तड़पा करके नहीं काटेगा, धीरे धीरे नहीं छप से उतार देता है। कहने का मतलब यह है, इसको अगर अर्थ से समझें तो, कि जो लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं वो अपने महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो हद तक बढ़ने की बात होती है वो कहां तक हद तक बढ़ेंगे, तो जो लोग वृषभ लग्न के हैं वो थोड़े कमजोर हद तक बढ़ते हैं। मतलब एक ही बार में वो सामने वाले को अगर 10 रुपया खर्च करेंगे तो उससे 100 रुपए निकलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यही जातक तुला लग्न का होता तो 10 रुपए भी खर्च ना करे पर उससे 100 रुपए निकालने का प्रयास करे। बस इतनी सी बात है।
बस इतनी सी बात है। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, वृषभ लग्न के लोग जो होते हैं वो थोड़े स्वार्थी होते हैं, पर तुला वालों से थोड़े कम। वृषभ लग्न वाले धुन के पक्के होते हैं, धुनी होते हैं, जो काम ठान लिया लगे हैं मस्त एकदम चप करके। लेकिन समस्या यहां ये हो जाती है कि जिस लेवल में उनका मेहनत होता है, कई बार वो उससे उनको कमजोरी को प्राप्त कर जाती है। जैसे वो धीरे धीरे मिले, चीजें मिलती हैं पर थोड़ा विलंब भी संभव है। अब ये विलंब और भी ज्यादा तब हो जाता है जब व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश किसी अच्छे भाव में ना बैठे हों, जैसे 8 में बैठे हों, जैसे 12 में बैठे हों, जैसे अपनी राशि में ही बैठे हों, तो साहसी तो बनाएंगे पर वो थोड़े कमजोर से भी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। आइए मैं सबसे पहले आपको इनके पंचांग का दर्शन करा देता हूं। इन्होंने बात कही है क्या पता है पंडित जी, 30 मिनट का वीडियो बना देना। मैं समय पे नहीं जाता और ये भी नहीं सोचता हूं कि कोई कुंडली 15 मिनट में भी खत्म तो नहीं ही हुई है मेरी। लगभग 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट, वो कुंडली पे निर्भर करता है कि मैं उसमें कितना जो है वो बताना चाह रहा हूं, या फिर वो कैसे चीजें, वो कुंडली मुझसे कितना वक्त मांग रही है। आप वक्त की चिंता ना करिए, उसकी बात नहीं है। ये व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में जन्मा है, मतलब थोड़ा क्रोधी होगा, गुस्सैल होगा, कान का कच्चा होगा और दूसरों की बातों में जल्दी आने वाला होगा। क्लियर है? दक्षिणायन में जन्मा है तो आत्मबल पे आपको काम करना चाहिए। आपका संस्कार दिया हुआ जो होगा, जो आपके द्वारा दिया जाएगा, वो इसको मजबूती प्रदान कर सकता है। मतलब इसको जितना ज्यादा हो सके सुख दीजिए विचारों का, इसको जितना ज्यादा हो सके सुख दीजिए अनुभवों का। अपना जो आपने गलती करी है, कम से कम इनको ये बताते रहिए कि देखो बेटा ये गलती ना करना। ऐसी स्थितियां। पर बच्चा सुनेगा तो इसको समझते हैं, तो बच्चा जरूर सुनेगा, क्योंकि जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्न के अधिपति जो है वो अष्टम में बैठे हैं, तो ये खुद ही अनुभव प्राप्त करके बैठा है। और कई बार ये इसको ऐसा कि उसको दूसरों के गलतियों से सीखने का बड़ा मन करेगा। जो गलती सामने वाले ने करी है वो ये व्यक्ति नहीं करना चाहता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। जो एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, मतलब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से अगर शुक्र का संबंध बन जाए तो निस्संदेह वो कई प्रकार के जो नाभि के नीचे का जो क्षेत्र जिसे वस्ती कहा जाता है वो प्रभावित होता है। पर एक उसका एक अलग अपना अनुभव ये भी होता है कि वो व्यक्ति को अन्वेषी बना देते हैं, अन्वेषणकर्ता बना देते हैं। गुप्त विद्या, गुप्त शिक्षा, अनुभवों का मालिक, छोटी उम्र में ही बहुत सारी, और वृद्ध बचपना जैसे एकदम छोटा है बालक देखने में, पर बातें बड़ी बूढ़े जैसी करे, या अनुभव उसके पास हो, बात करने का शलीका जो है वो वृद्ध से ज्यादा उसका संपर्क हो, अपने से बड़े लोगों को मित्र बनाए, ऐसी स्थिति होती है। और व्यक्ति खुद ही अनुभव का बड़ा पक्का होता है। और लग्न को सूर्य और बुध देख रहे हैं तो यहाँ पे दंत रोगी भी होता है व्यक्ति, पेट का रोगी, बाल की समस्या और कुछ न कुछ चिंताएं थोड़ा बहुत करता रहे। तो ये तो लग्न की बात थी। मैं पंचांग पे था। हेमंत ऋतु में व्यक्ति जो है वो बिस्तर का प्रेमी होता है, आलस्य थोड़ा बहुत संभव है। शनिवार के जन्मे होने के कारण अब आपको ये तय करना है कि जो व्यक्ति लक्ष्य जिस समय जो बनाया है वो उस पर कितना खरा उतरता है। मतलब कहने का ये है कि वो कितना उसको देता है। जैसे मैंने जहां तक बात समझी है कि आप अगर किसी भी चीज को मन से, जैसे हमारे गार्जियन या हमारे जो पुरखा पुरानिया होते थे वो क्या कहते थे, मन लगा करके पढ़ो। मन लगा करके पढ़ने का मतलब ये नहीं होता मन, वो बात बड़ी गहरी होती थी, बड़ी गहरी बात थी। अब मुझे वो बात समझ में आई कि आखिर वो क्यों कहते थे मन लगा करके पढ़ो। मन लगाने का मतलब अपना पूरा दे देना। मन लगाने का मतलब अपना पूरा दे देना। पूरा का मतलब आप जब वो काम करें तो उसमें दूसरे किसी काम में आपका मन वो हटे नहीं, या हटे नहीं, जाए नहीं। जिस काम पे मन है, जो काम आप कर रहे हैं उसी पे आपका मन हो। उस दौरान आपका मन किसी दूसरे काम में नहीं जाना चाहिए। मतलब मन जो है वो टोटल उसी पे लगा हो। और मन जो है वो आपके ऊर्जा का प्रभाव दिखाता है कि आपने उस काम में कितनी ऊर्जा दी है। ऊर्जा का क्षय हुआ तो निस्संदेह मन का बंटना हुआ, और मन का बंटना हुआ तो निस्संदेह काम प्रभावित हो जाता है। तो शनिवार के जन्मे होने के कारण ये दोष लगेगा कि व्यक्ति जो है वो जो लक्ष्य बना करके चलेगा, कई बार उसको प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं करता है, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। क्लियर है? शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह नहीं होते, पापक होते हैं। इस वजह से अब यहां पे आपको मेहनत करने की जो है वो स्थिति बढ़ानी होगी, और व्यक्ति के जीवन में मन को अनुकूल करने का दबाव रहेगा। मतलब वो मन भटक सकता है,
स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि रखनी चाहिए, स्वास्थ्य को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, बाहर का सामान और जितना ज्यादा हो सके नियमबद्ध तरीके से जीवन जीना चाहिए। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि में जन्मे होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और कई बार संतान से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल जाती है। हालांकि व्यक्ति है बड़ा शुद्ध और है बड़ा पराक्रमी, मेहनती तो होगा और साथ ही साथ बड़ा ही अच्छे नेचर का है, मतलब व्यवहार बुरा नहीं है और गलत नहीं है, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी होगा। तैतिल करण शूल योग में जन्मे होने के कारण मूल नक्षत्र स्वास्थ्य आरंभ में कमजोर, पर ये दोनों नक्षत्रों का मेल हो जाता है, दो नक्षत्रों का मेल हो जाता है, इस वजह से ये आरंभ में थोड़े बहुत कष्ट तो भोगे पर बाद में चल करके बहुत बेहतर हो जाता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके जीवन में कठिनाई के बादल छंटते रहते हैं। मतलब आरंभ हो सकता है कि थोड़ा कष्ट हो पर बाद में चल करके चीजें धीरे धीरे बिल्कुल ही संतुलित हो जाती हैं। शूल योग में जन्मे होने के कारण जीवन में कई बार ऐसी घटना घट जाती है जो जीवन भर व्यक्ति को प्रताड़ित करती रहती है, परेशान करती रहती है। यह व्यक्ति किसी के द्वारा शोषण ना किया, शोषित ना हो, किसी के द्वारा परेशान ना हो, किसी के द्वारा चीट ना किया गया हो, या कोई ऐसी फांस जो गले में लग जाए जो हमेशा व्यक्ति को परेशान करती रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बात एक लगती है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो समाज सेवी हो सकता है, प्रभाव से संपन्न है, लोगों की सेवा करना चाहता है, पूरे पराक्रम के साथ जबरदस्ती भी किसी पे अधिकार आरोपित करता है। और ये जो वस्तुतः ये जो लग्न है ये वृषभ लग्न आधिकारिक लग्न है, मतलब ये हो सकता है कि अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन न करे पर अधिकार का संपूर्ण जो है वो मांग रखने वाला ये ऐसा लग्न है। मतलब धीरे धीरे ये चतुष्पद राशि है और ये दिमाग ज्यादा लगाए पर बल ज्यादा लगाए, दिमाग कम भी लगा सकता है। बैल कैसा, वो लगा है तो लगा है, तो बैल से संबंधित ऊर्जा से भरा हुआ और घुन का धनी धुन का पक्का, जो ठान ले वो ठान ले, ऐसी स्थिति बनती है। अब इनके लग्न को समझते हैं। लग्न 6 डिग्री का बढ़िया है और कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के जो अधिपति होते हैं वो शनि बनते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो लग्न बना वृषभ का, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र और चरण के अधिपति बन गए शनि। अब जरा समझिए, तो लग्नेश शुक्र और नक्षत्र के चरण के अधिपति शनि, इन दोनों की मित्रता, इसका मतलब ये बनता है कि शुक्र चाहे इस कुंडली में कमजोर बनते हो पर फिर भी जब शुक्र में शनि का या शुक्र में शनि का या शनि में शुक्र का अंतर प्रत्यंतर आए तो जातक के लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली ग्रह आपको पैसा ही देकर के जाएगा या बंडल देके जाएगा। किसी भी तरीके मन प्रसन्न रहे, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जो विपरीत परिस्थिति बन रही थी जीवन में वो ठीक हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती है। पर वहीं अगर सूर्य में शनि आए तो व्यक्ति को लाभ तो होता है पर वहां पे थोड़ी सी सामान्यतया समस्याएं भी देखने को मिल जाती है। क्लियर है यहां तक? अब मैं इनकी कुंडली में सबसे पहले आपको अंक बता देता हूं। इस कुंडली के लिए जो चूंकि वृषभ लग्न की कुंडली है तो 5 यानी कि सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि अच्छी नहीं होती है, मतलब ये शत्रु लग्न कहे जाएंगे, या ये कहा जा सकता है कि इन लोगों से थोड़ा बच करके रहना चाहिए। पर मित्रता हमेशा ही कुंभ और मकर, ये दोनों राशियां आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। दक्षिण दिशा की तरफ जाना अच्छा होगा, 5 अंक आपके लिए अच्छा होगा, और शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? 5 तारीख मतलब 5 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, ये तो इतनी सारी बातें हैं इस कुंडली में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति शुक्र और छठे भाव के अधिपति शुक्र इस कुंडली में सामान्यतया बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि फंस जाती है और शुक्र 29 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से वो थोड़े से कमजोर भी हो रहे हैं। मतलब लग्नेश कमजोर हैं भाव में, तो व्यक्ति को रिसर्च के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा का क्षेत्र जन्म कुंडली में शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं, इसको देख रहे हैं, तो रिसर्च आदि के क्षेत्र में व्यक्ति का मन बहुत बढ़िया लगे, तकनीक का जानकार होता है, किसी भी चीज को खोजने में व्यक्ति का बड़ा मन लगता है और किसी भी चीज को तह तक जाकर के समझने में व्यक्ति की बड़ी उत्कंठा होती है। धन भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बुध इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे परिणाम करने वाले बनेंगे। मतलब इस कुंडली के लिए बुध की दशा जातक के लिए अच्छी होगी अगर वो केंद्र में बैठे, जैसे द्वितीय भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे, सुख के अधिपति के साथ बैठे, पंचम के अधिपति और चतुर्थ के अधिपति बुध और सूर्य एक साथ इस कुंडली में केंद्र त्रिकोण के योग के निर्माता बनेंगे और जातक के लिए अच्छाइयां दे सकते हैं। क्लियर है? जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति होकर के चंद्रमा इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, त्रिक भाव के अधिपति हैं और जाकर के जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हैं लग्नेश के साथ। अब ध्यान से,
तो लग्न और तृतीय भाव के अधिपति का संयोग जन्म कुंडली में अष्टम में होता है तो व्यक्ति को आयु तो दे देंगे, व्यक्ति बूढ़ा होके मरता तो है और कम से कम 80 से 85 साल की आयु प्राप्त कर लेता है, लेकिन 70 साल के बाद व्यक्ति के बीमार होने का क्रम चालू हो जाता है। ये बात भी दिखती है। शनि यहां बैठ करके और व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे पर भाग्य का बल होगा। तीसरी दृष्टि से संतान से व्यक्ति को लाभ मिलता है, व्यक्ति संतति का मालिक होता है, पुत्र का स्नेह बहुत होता है और पुत्र जो होता है वो मित्रवत होता है। ये बात भी दिखती है। साथ ही साथ शनि यहाँ कर्क राशि के बैठे हैं, घर में कभी कभी कलह भी मचाए और कई बार व्यक्ति को जो है वो मानसिक अशांति का कारण भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा साहस के बल पर व्यक्ति को गुप्त विद्या और साहस के बल पर व्यक्ति अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति और गुह्य से गुह्य चीजों को समझने वाला हो जाता है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली की 7वीं जब यहां पड़ेगी तो धर्म, कर्म, अध्यात्म, आशीर्वाद, पूर्वज, भाग्य, इन सब चीजों का लाभ देने वाली हो जाए। और 10वीं दृष्टि के बाद, अगर 7वीं के बाद 10वीं दृष्टि, तो यहाँ नीच की दृष्टि पड़ेगी जहां मंगल स्वयं बैठे हैं, तो व्यक्ति प्रकांड जो है वो विद्वान तो होता ही है पर प्रचंड जो होता है वो कंजूस हो जाता है। अब ये व्यक्ति खर्च करने में बड़ा सोचेगा। शनि में मंगल वाले में कंजूसी बढ़ जाएगी। हाँ, शनि में मंगल में कंजूसी बढ़ जाए, ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों के ऊपर खर्च करता रहे, पर जब धर्म के पीछे खर्च करना हो, किसी को देने के पीछे खर्च करना हो, तो उस समय थोड़ा व्यक्ति सोचने लगता है, मतलब देने में संकोची करे या संकोची प्रवृत्ति अपना ले। ये बात यहां तक। चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में केंद्र के अधिपति, क्रूर ग्रह, केंद्र में बैठे, मित्र की राशि में, मित्र से दृष्ट, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहां और 8वीं दृष्टि यहां। इसका मतलब यह बनता है कि इस कुंडली में सुख के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बुध के साथ जहां बुद्धादित्य योग लगा करके दाम्पत्य को थोड़ी सी कमजोरी देंगे, लेकिन वही जातक को बुद्धिमान और निश्चल स्वभाव का बना देंगे। मतलब अब व्यक्ति के दिमाग में राजनीति कम चले, व्यक्ति पॉलिटिकल माइंडेड नहीं हो और कान का कच्चा होता है, इस वजह से तुरंत ही किसी की बात पे भरोसा कर देता है, वो अपना दिमाग कई बार कम लगाता है। आप लोग सुन रहे हैं या फिर ऐसे ही इधर देखिए, कहीं बाहर इधर उधर मत जाइए। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र के और बुध जो है वो विशाखा के। इस आधार पर व्यक्ति के पास धर्म रहे, अध्यात्म रहे, भाग्य रहे और व्यक्ति जो है वो पुराणों का पढ़ने वाला और धर्म को मानने वाला और जानने वाला और अपने जीवन में विद्वता को और विद्वान व्यक्ति का आश्रय देने वाला और लेने वाला होता है। क्लियर है? नौकरी आदि में सूर्य और बुध, जैसे बैंकिंग, जैसे फिनांस, जैसे मैनेजमेंट, जैसे जो है वो क्लरिकल, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति को, और पढ़ाने वगैरह का क्षेत्र भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है। यहाँ पे सूर्य और बुध के 7वें भाव में बैठने से दाम्पत्य थोड़ा बहुत कमजोर तो जरूर होगा, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव भी 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है, पर व्यक्ति मांगलिक हो सकता है इस कुंडली के लिए। और यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ जाने से, नीच की दृष्टि पड़ जाने से और भी मांगलिक दोष जो है वो उभर करके सामने आता है। इसका मतलब यह होता है कि हमें, हालांकि भाग्य भाव के अधिपति ने 7वें भाव के अधिपति को देखा है, जो इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं। ये इस भाव पे आऊंगा तो चर्चा करूंगा। इस भाव की चर्चा मैंने करी। यहाँ के अधिपति बुध, पंचम के अधिपति 7वें में बैठ करके व्यक्ति को प्रेमी किस्म का, और व्यक्ति दूसरों की पत्नी को देख करके आकर्षित जल्दी हो जाए, अपनी पत्नी को प्रेम कम करे, बाहर और दूसरों की वस्तुओं से प्रेम ज्यादा करे। अब पत्नी को मैंने कहा है तो इसका मतलब आप सब कुछ ले लो उसमें, आपको अपनी चीजें पसंद ना आए, आपको दूसरी चीजें पसंद आ जाएं। अपनी चीजों से संतुष्टि का भाव कम झलकता है, दूसरे की चीजों से व्यक्ति को प्रेम ज्यादा हो जाता है, ये भाव जागृत होता है। और जन्म कुंडली में यहाँ केतु बैठे हैं जो व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे केतु 6 नंबर की राशि में व्यक्ति को पेट का रोगी भी बनाएंगे, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो गैस्ट्रिक पेशेंट भी हो जाता है। यहाँ पे अगर पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को ज्ञानी, ज्ञान से संपन्न, बुद्धिमान, यशस्वी और धर्म का पालन करने वाला, मंत्र का जप करने वाला, और व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को धारण करने वाला हो जाता है। क्लियर है? 6ठे भाव के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में स्तुति और कई प्रकार से विपरीत राजयोगों के निर्माण करता भी होंगे। लग्नेश का अष्टम में जाना चंद्रमा के साथ जातक को मेहनत करवाए, और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को बुद्धि से थोड़ी सी जो है वो बहुत ही ज्यादा तीव्रतम सोचने वाला, मतलब जितना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए उतना ज्यादा सोचने वाला, जितना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए उतना ज्यादा दिमाग लगाने वाला, और कई बार अपनी ऊर्जा का क्षय करता है। क्यों? क्योंकि इस भाव से पंचमस्थ मंगल बैठे हैं, इस भाव से चतुर्थस्थ राहु बैठे हैं, इस भाव से तृतीयस्थ गुरु बैठे हैं, इस भाव से ठीक पीछे सूर्य और बुध इस भाव का बल बढ़ा रहे हैं या फिर इस भाव का सुख बढ़ा रहे हैं।
मतलब व्यक्ति ज्ञानी है तो ज्ञान करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो आयु है तो आयु भी देगा, क्योंकि यहाँ के अधिपति गुरु जो होते हैं वो जन्म कुंडली में परिवर्तन भी कर रहे हैं शुक्र के साथ। तो अनुभव मिला, और व्यक्ति के साथ व्यक्ति का कर्म जुड़ा, व्यक्ति के साथ व्यक्ति का बल बढ़ा, और व्यक्ति के साथ व्यक्ति के विपरीत परिस्थितियों में ढाढ़स, साहस और विपरीत के बाद एक अच्छे जीवन का, जहां व्यक्ति जो होता है वो अपने पत्नी के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण, अपने उपभोग की वस्तुओं के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण कई बार उलझता हुआ सा महसूस तो करता है, पर बाद में जाकर के उससे निकल जाता है और उबर जाता है। तो संभव है कि शुक्र की दशा आरंभ में कष्ट दे, पर बाद में चल करके वही आपको जीवन में मौके भी देंगे और वही आपको लाभ भी देंगे। क्लियर है? ये बात यहां तक खत्म। तो मैं था यहां पे, गुरु छठे भाव में बैठेंगे। ये कहां के अधिपति हैं? जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति। तो यहां पे जरा गौर करिए, तो मंगल भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और गुरु भी विपरीत राजयोग। इसका मतलब क्या होता है कि जन्म कुंडली में आपकी कुंडली का लग्नेश अष्टम में बैठा, शुभग्रह चंद्रमा के साथ यहां अष्टम में बैठ करके ये एक अच्छा योग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जो है वो, गौर करिए तो शुक्र छठे भाव के भी अधिपति होते हैं। त्रिक भावों का संग्रह एक साथ हो रहा है, और अष्टम भाव में अगर शुभग्रह बैठे हो तो व्यक्ति को धार्मिक बना देते हैं और व्यक्ति को अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को धारण करने वाला भी बना देते हैं। लेकिन जब जन्म कुंडली में 3 प्रकार से विपरीत राजयोग बनेगा और लग्नेश अष्टम भाव में बैठेंगे, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में पंचमेश अगर लग्न को देखेगा तो ज्ञान के ही पीछे कई बार व्यक्ति भागता रहता है, वो अपने कर्म को ज्ञान से ही जोड़ करके रखता है। मतलब ये कहने का है कि अपने वास्तविक स्थिति को कई बार व्यक्ति समझे नहीं कि मुझे मेरे पिता के पास पैसे की कमी है या मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कई बार वो अपने ही बारे में खाली सोचता रहता है, अपने परिवार की परिस्थिति के बारे में नहीं सोचता। हालांकि वो गलत नहीं होगा, पढ़ना लिखना और ज्ञान अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन वो कई बार वो वास्तविकता से मुंह मोड़ लेता है कि मतलब अपने बारे में। अब जैसे मान के ये करने का ये होता है कि उसके पैसे कभी भी गलत जगह पे नहीं जाएंगे, पर हाँ ऐसा संभव है कि वो जो उसके पिता अपेक्षा करें कि ये पैसे यहां ना जाकर के यहां जाने चाहिए थे, जो कि वहां भी ठीक खर्च किया है, पर यही व्यक्ति जो है वो कई बार नहीं समझता है, जिसको कि व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत गूढ़ और बहुत ही छोटी बात है, जो कि बाद में चल करके बहुत बड़ी हो सकती है। ये समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति की कुंडली में शत्रुओं से, ज्ञान से और बल से, पराक्रम से, हर तरीके से व्यक्ति उनसे लड़ने को और परिस्थितियों से जिस समय जैसे परिस्थिति की और जैसे व्यवहार की आवश्यकता होगी, व्यक्ति वैसे व्यवहार को धारण करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न को बुध देख रहे हैं, लग्न को सूर्य देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास साहस है, बल है, पराक्रम है, शौर्य है और आत्मबल भी है। ये सब है क्योंकि मंगल की भी दृष्टि सूर्य को और बुध को दोनों को देख रही है। तो व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय, पराक्रमी और खेल का गुण, खेल मतलब जैसे होता है ना जो शौर्य और साहस का, वो बल है। सप्तम भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में व्यक्ति को पत्नी का प्रेमी और व्यक्ति को पत्नी के वश में रहने वाला दोनों बना सकते हैं, पर एक वक्त के आने के बाद व्यक्ति का अपनी पत्नी से मोह भंग हो जाता है और कई बार इस वजह से दाम्पत्य में कमजोरी भी महसूस करने को दिख रही है। ऐसी स्थिति में कि जब सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठेंगे तो व्यक्ति की पत्नी समझदार और बड़ी ही सहम करके और साथ ही साथ बहुत ही चीजों को बैलेंस करने वाली मिलती है, मतलब जिसे एक अच्छा दाम्पत्य कहने को कहा जा सकता है। पर व्यक्ति कई बार समझदार नहीं होगा, उसके ऊपर काम का आवेग इतना ज्यादा असर करेगा। मतलब ये स्पष्ट रूप से व्यक्ति को समझने की आवश्यकता होगी कि अपनी पत्नी पे ही व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करना होगा, किसी दूसरे की वस्तु पे नहीं। पत्नी वस्तु नहीं होती, वो कोई भोग की वस्तु नहीं है जिसे आप इस्तेमाल करके उसका उपयोग करके उसे छोड़ दें। वो जीवन संगनी होती है जिसको आपको हमेशा ही सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है और उसका पाणी ग्रहण करने के बाद उस पर हमेशा ही भरोसा करना और भरोसा बनाना और उसको कायम करके रखने की भी आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि आजकल इस चीज में कमजोरी आई है, जिस वजह से ही दाम्पत्य के टूटने की खबरें बहुत ज्यादा सुनाई देने लगी हैं। हम एक दूसरे के प्रति गंभीर नहीं हैं या हम एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा लाभान्वित होने का भाव नहीं रखते। जैसे अगर मैं एक बात कहूं तो मेरे पास आज एक लोग आए थे मिलने के लिए मुझसे, तो मैंने उन लोगों का दाम्पत्य देखा, मुझे इतना आनंद आया कि अगर पति जो है वो मिलने के बाद जब वो लोग जाने लगे तो मैंने उनमें एक बड़ी अच्छी बात गौर करी
कि पत्नी के कहने के बाद पति ने मुझे एक्स्ट्रा मेरी फी से ज्यादा पैसे दिए। पत्नी के कहने के बाद पति ने, और बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करके, हाँ हाँ बिल्कुल आप जो कहेंगे वही होगा, इस तरीके का भाव। और वो दाम्पत्य जो था वो 40 वर्षों का था, वृद्ध थे पति पत्नी। और ये देख करके मुझे बड़ा आनंद आया कि जहां वो वृद्ध थे, और साथ ही साथ मेरे पास कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो बिल्कुल ही युवा होते हैं, पर उन लोगों का प्रेम देख करके मन सहर्ष खिल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके का भाव आपको खुद भी अपने घर में विकसित करने की आवश्यकता होगी, विश्वसनीयता कायम रखने की आवश्यकता होगी। शुक्र के साथ चंद्रमा पत्नी सुंदर भी हो और दाम्पत्य अच्छा भी मिल सकता है, क्योंकि सप्तम के जो कारक होते हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। और चूंकि यहाँ पे सप्तम भाव बलवान कहूंगा, कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर यही किसी अन्य भाव में बैठे होते तो अच्छे परिणाम कर सकते थे। ये बात यहाँ तक खत्म। अष्टम भाव में शुक्र और चंद्रमा का बैठना इस भाव को जहां मजबूती भी देगा, पर एक बात जो मैंने कई बार कही है कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में पाप ग्रहों का बैठना कई बार बहुत ज्यादा क्रूरतम हो जाता है, और उसमें शुभ ग्रह का बैठना कई बार व्यक्ति को पुण्यात्मक या पुण्यदायी या पुण्य का काम करने वाला बना देता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे शुक्र और गुरु का विपरीत राजयोग बनाना, परिवर्तन राजयोग बनाना, पर वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन में कई बार विपरीत 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 ज्यादा बनने लगे। इस वजह से व्यक्ति को साहस की आवश्यकता पड़ेगी, और वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि गौर करिए तो चंद्रमा भी अष्टम में बैठे हैं। मैंने कार्यक्रम में कई बार ये बात कही है कि चंद्रमा का 12वें और 8वें बैठना ठीक नहीं होता है। गौर करिए तो उस शुक्र के ऊपर जो कि लग्न का अधिपति है, किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्न के ऊपर सूर्य और बुध जैसे सुख और पंचम के अधिपति देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना चंद्रमा के साथ व्यक्ति को साहसी, निडर और खोजी प्रवृत्ति का बनाएगा। क्लियर है। नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में और दशम के अधिपति शनि का यहां देखना ये अच्छा होगा। दाम्पत्य के बाद व्यक्ति को वहां पे बातचीत भी होती है, कई बार वहां पे प्रोफेशनलिज्म भी देख रहा हूं, वहां पे भाग्य का बल भी बढ़ता है, लाभ भी होता है, कम्युनिकेटिव भी होता है, ट्रांसपोर्ट आदि से और घूम घूम करके पैसे भी कमाने की स्थिति बनती है। वैसे केंद्र में जो राशियां बनी हैं 2, 5, 8, 11, ये सारी राशियां यही इशारा कर रही हैं कि व्यक्ति के जीवन को आरंभ में उसको पटरी पे लाने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपने घर पे भी बैठ करके अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मतलब दूर देश जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, अगर मन करे तो आपकी कुंडली में 12वें के अधिपति 12 में बैठे हैं, लग्न के अधिपति अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हैं, छोटी छोटी यात्रा करने के बाद व्यक्ति बाहर सेटल हो सकता है। क्लियर है। एकादशवें भाव के अधिपति, यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण भी दिख रहा है। अगर मन कभी ना लगा, नौकरी छोड़ करके अपना काम भी अगर करना हो तो व्यक्ति आराम से कर सकता है, पर वो उस समय के दशा के ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि आप कौन सा व्यापार चुन रहे हैं। उस समय आपको किसी ज्योतिषी, अगर मैं जिंदा रहा तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। जन्म कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति गुरु एकादशवें भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं। ये व्यक्ति को ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति को धन के मामले में बिल्कुल ही संतुलित होना है, किसी को देने के मामले में संतुलित होना है, व्यापार में पार्टनर को लेकर के संतुलित होना है, किसी को और धन के मामले में बहुत ज्यादा व्यक्ति को एक विचारधारा ऐसी बनानी है जो उसको दारिद्र्य ना देखने पे मजबूर करे। मतलब इसमें एक दारिद्र दोष देख रहा हूं। एकादशवें भाव के अधिपति का छठे में बैठना, लग्न के अधिपति का 8वें में बैठना, जन्म कुंडली में शनि का जन्म कुंडली के मंगल को देखना और मंगल का शनि को देखना। व्यक्ति को गलत कंपनी में जाने का दबाव नहीं होना चाहिए, वो गलत लोगों के संगति में ना जाए और किसी भी प्रकार के एडिक्शन के विपरीत हो। ये व्यक्ति जो है वो आईपीएस के लिए तैयारी अच्छे तरीके से कर सकता है। आपकी कुंडली में आईपीएस योग घटित होते मैं देख रहा हूं। जैसे द्वितीय भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ मंगल की उस पर दृष्टि, चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न को देखना, साथ ही साथ तृतीय भाव से संबंध, द्वितीय भाव से संबंध, पंचम भाव से संबंध, माता से लाभ और माता का सुख बहुत अच्छा होता है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ज्ञान संपन्न और बुद्धिमान, तार्किक, एक्सप्लेनेशन पावर अच्छी और व्यक्ति 50 लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की दिव्य आभा उसके चेहरे पे होती है। छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में विपरीत स्थिति पहले निर्माण करेंगे। हो सकता है कि व्यक्ति को एक बार में सफलता ना मिले, पर बाद में वो जाकर के मिल जाती है। सप्तम भाव बलवान कहूंगा, इसे कमजोर नहीं कहूंगा। अष्टम भाव भी ठीक है, शुभ ग्रह का बैठना किसी भी भाव के लिए अच्छा माना जाता है। शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह बैठे हैं, परिवर्तन में जा रहे हैं, अष्टम भाव भी प्रभावित नहीं है।
नेत्रों की समस्या ना हो, इस बात पे ख्याल रखना चाहिए। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो संक्रमण से युक्त हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि व्यक्ति को कई बार दूसरों मतलब कई 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 लोगों से संबंध बनाने से बचना चाहिए। ये बात पक्की है। दशम भाव, एकादशवां भाव, ये नवम भाव, दशम भाव, ये अच्छे बने हैं। एकादशवां भाव राहु का बना है, यहाँ पे तटस्थ हो जाएंगे वो। व्यक्ति के जीवन में प्राप्त जो चीजें होती हैं वो सामान्यतया हो जाएंगी, पर 50%। अब जरा इनकी कुंडली में मैं षडबल में बात करूं तो सबसे बढ़िया जो ग्रह षडबल में बढ़िया बनेगा वो बनेगा मंगल, और आपको वो मोक्ष की प्राप्ति करा रहा है। वो ऐसी स्थिति में बैठा है वक्री होकर के, जो कम से कम आपको यहाँ का भी थोड़ा बहुत परिणाम जरूर दे देगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने साहस, अपने बल, अपने पराक्रम के द्वारा अपने जो वो टारगेट जो बनाता है उसको वो पूरा कर देता है। इस कुंडली में अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं? भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य को देखना, शुक्र के साथ चंद्रमा का यहाँ अष्टम भाव में बैठना, जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का यहाँ बैठना, और जन्म कुंडली में लग्नेश का तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठ करके व्यक्ति को धार्मिक बनाना, और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना पंचम भाव के अधिपति के साथ। ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या हो सकती है? शनि का मंगल को देखना, और साथ ही साथ गुरु का छठे भाव में बैठना, ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे राहु की दृष्टि शनि पे, ये व्यक्ति को मेहनती तो बनाएगी, पर कई बार राहु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को संकुचित विचारधारा वाला, या कई बार अपने भाइयों के लिए या अपने समाज के लिए, अपने कुटुंबी के लिए, अपनी वाणी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि कर्क राशि को देख रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है। राहु का प्रभाव यहाँ के लिए व्यक्ति को खोजी, और व्यक्ति को साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता से युक्त, साथ ही साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा बब्बर बना देते हैं। जिस चीज पे थम जाए उसको पूरा करके ही दम ले। ये आपकी कुंडली का लग्न था। नवांश लग्न में गुरु का बैठना, यहाँ गुरु जो बैठे हैं वो तुला के बैठे, यहाँ वो अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और लाभेश होकर के बैठ रहे हैं, ये अच्छी बात कही जाएगी। साथ ही साथ धनेश होकर के बैठ रहे हैं, यह अच्छी बात होगी। मंगल का मित्र की राशि में बैठना, और इस भाव के अधिपति का पंचम भाव में जाना, अपने भाव से मित्र की राशि में शनि, राहु, सूर्य और शुक्र। अब एक बात जो गंभीरता से समझने की बात है, यहाँ पे व्यक्ति कई तरीके से धन लाभ अर्जित कर सकता है। साथ ही साथ अगर कंसंट्रेशन न रहा तो व्यक्ति के प्राप्त होने का योग मैं कमजोर भी कह सकता हूं। ये दोनों तरीके का परिणाम यहाँ पे नवांश में दिखेगा, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जन्म कुंडली के पंचम भाव यानी कि यश पे। कहने का मतलब क्या है कि संभवतया वो कई बार अगर अपने आप को कंफ्यूजन में न रखे तो उसको एक ही व्यक्ति से इतना ज्यादा प्रेम उमड़ करके मिल जाएगा कि समाज में उसको दूसरे किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का, शुक्र, राहु, शनि, सूर्य, इतने सारे ग्रहों का बैठना, जो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना, सप्तम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, सूर्य जो कि जन्म उसके बाद शुक्र जो बनते हैं वो राहु, उसके बाद शनि जो है वो लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन योग, ये हर तरीके से व्यक्ति को दाम्पत्य के बाद लाभ की स्थिति में ले जाकर के रखने वाला और बिठाने वाला बन रहा है। वहीं आप दशमांश की अगर चर्चा करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का केंद्र में आकर के व्यक्ति के करियर को मजबूती देने का इशारा कर रहे हैं। व्यक्ति के पास धन है पर सामान्यतया तटस्थ है। यहाँ पे बुध का बैठना, शुभ ग्रह की राशि, शुभ ग्रह का बैठना, त्रिकोण भाव है, अच्छा है। वहां पे व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, साथ ही साथ चौपाया सुख, ये सब मिल जाता है। शनि और केतु का पाप कर्त्री लगना इस भाव को जहां मानसिक असंतुलन में रखेगा, वहीं इस भाव को शुभ कर्त्री में लगना इस भाव को मजबूती और उसे सुदृढ़ करने का प्रयास करेगा। लाभ भाव में राहु का बैठना, वहां से जन्म कुंडली में इस भाव पे नीच की दृष्टि, ये ठीक नहीं, लेकिन चूंकि इस भाव के अधिपति भी इसे देख रहे हैं, इस वजह से इसे पुनर्वास करा देंगे, या फिर व्यक्ति जो है वो टूटते 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 बचा ले, या किसी न किसी तरीके से उस समय अगर कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो आपको ये कह दे कि नहीं, थोड़े दूर चले जाओ, थोड़े प्रभाव को अच्छा कर लो, घर का वातावरण पूजा पाठ करने वाला बना लो, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे दाम्पत्य को मैं कमजोर नहीं कह रहा, ठीक है, प्रेम रहेगा पर व्यक्ति जाहिर ना करे, या फिर कई बार उसे बताए नहीं, ऐसा संभव है। ये बात दिख रही है, क्योंकि इस भाव से चतुर्थस्थ खाली, इस भाव से चतुर्थस्थ खाली, इस भाव से तृतीयस्थ खाली, इस भाव से तृतीयस्थ केतु, तो इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी उस भाव को जरूर मिल रही है। कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। जन्म स्थान से अगर व्यक्ति चाहे तो उत्तर दिशा की तरफ विवाह के लिए संबंध ले जाए। धनु राशि, धनु लग्न की जातिकाएं इनके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो सकती हैं। मकर राशि, मकर लग्न, कुंभ राशि, कुंभ लग्न, मीन राशि, मीन लग्न की जातिकाएं इनके लिए श्रेष्ठ हो सकती हैं। इनकी कुंडली के आधार पर जो मैंने सारी चीजें लगभग बताने का प्रयास किया है। और क्या बताऊं, प्रभाव कौन सा ग्रह कितना देगा। राहु, केतु, शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर राहु 17, शनि 17,
और केतु, वो तो ये तीनों ही ग्रह युवावस्था के हैं। मतलब आपकी कुंडली में भाग्य और कर्म, इसका बल हमेशा रहेगा। आपकी कुंडली में सूर्य, जो कि जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति हैं, चतुर्थ स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति भी व्यक्ति इकट्ठा कर लेगा। थोड़ी बहुत मशक्कत पाप कर्तरी लगने के कारण जरूरी है या हो सकता है ऐसा, पर मंगल जो है वो जन्म कुंडली में गुरु को देख रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति को एक्सीडेंट आदि से बचना चाहिए और कई बार व्यक्ति को प्रतियोगिता में भाग लेने से डरना नहीं चाहिए। आपके पास वो बल है कि आप किसी भी ऊंची प्रतियोगिता में शामिल हो और उसको क्रैक करें, ऐसी स्थितियां बनती है। मंगल का प्रभाव है वो ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो चंद्रमा से पंचमस्थ है ना, इस वजह से चंद्रमा के पास एक अतिरिक्त बल मिलेगा। और चंद्रमा और शुक्र पे किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि लग्नेश के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं, शनि मंगल राहु केतु नहीं देख रहे, तो ये अच्छी बात है। और लग्न पे सूर्य और बुध का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहारिकता का ज्ञान और उसके ज्ञान का लाभ उसको मिल रहा है। कुछ इसी तरीके से बाकी मंगल बढ़िया है। बुध आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर है, उस पर काम करना होगा। गणेश जी के संकटनाशक स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को याद करा देना चाहिए। गंग गणपतये नमः का, या फिर मैं एक मंत्र भेज दूंगा, उस मंत्र का जप व्यक्ति से करवाया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो दक्षिणायन में जन्म लेता है, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं रहे तो जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त नहीं होता। भगवान ने ये बात यहाँ कही है। मैंने आपको यूं ही बात बता दी। इस वजह से ही उत्तरायण और दक्षिणायन का चक्कर जो है वो चालू होता है। मतलब दक्षिणायन में जन्मे होने मृत्यु के कारण व्यक्ति को कई बार धरा पर पुनः वापस लौट करके आना पड़ता है, और उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता हुआ, दृष्ट होता हुआ या देखा जाता है, या फिर कई बार ऐसी चीजें बनी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।